औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन में ना ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आई, ठीक है, ये कौन सी ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इस सारी चीज़ को हमने डील करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो इसमें लफ्ज़ ऑर्गेनिक है ये एक प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, ठीक हो गया। जब आप लफ्ज़ ऑर्गेनिक को समझ जाएंगे फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम सबसे पहले जो किसी भी चीज़ की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके लफ्ज़ के बारे में जानना होता है, ठीक हो गया। तो अक्सर हम लोग कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो डेफिनेशन के अंदर हमें उस लफ्ज़ की डेफिनेशन ही नहीं पता होती कि एक्चुअली इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक हो गया। तो ये भी एक अलमिया है हमारी पढ़ाई में। हम एजुकेशन जब कर रहे होते हैं तो इवन के कई स्टूडेंट्स होते हैं या कई, मैं खुद भी जब हम पढ़ते थे तो हमें लफ्ज़ का मतलब नहीं पता होता था कि लफ्ज़ का मतलब, हाँ डेफिनेशन रट ली है, सारा कुछ कर लिया, लेकिन लफ्ज़ का मतलब नहीं होता था। तो यहाँ पे आज हम ऑर्गेनिक लफ्ज़ का जो मतलब है उसको समझेंगे। ऑर्गेनिक लफ्ज़ निकला है, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका नाम है ऑर्गेनिकोस। ऑर्गेनिकोस का मतलब होता है यानी ऑर्गन। ऑर्गन आपको पता है ऑर्गन किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑर्गन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन होता है, ठीक है। तो वहाँ से मतलब यहाँ पे जो ये तो लिटरल मीनिंग है ना इसका। तो अगर हम इसके मतलब कि ओवरऑल बात करें तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, यानी लिविंग ओरिजिन जिस भी चीज़ का होगा तो वो ऑर्गेनिक होगा, ठीक हो गया। जिस भी चीज़ का लिविंग ओरिजिन होगा वो हमारे पास क्या होगी, ऑर्गेनिक होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं फिर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका ओरिजिन जो है वो लिविंग हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो दो मेन कैटेगरी हैं उनमें एक कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक हो गया। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर तीन कौन सी कैटेगरीज आ जाती है, इसमें एक तो हमारे पास अल्केन आ जाती है, अल्केन, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्कीन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें अल्काइन आ जाते हैं, और अल्काइन के बाद हमारे पास इसमें बेंजीन आ जाती है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसमें जो अल्कीन होती है, अल्कीन के अंदर यानी कार्बन कार्बन सारे ये सैचुरेटेड क्लास है, ठीक है, सैचुरेटेड क्लास। और जो हमारे पास अल्कीन है ये अनसैचुरेटेड क्लास है, अनसैचुरेटेड क्लास है। और इसकी पहचान ये है कि कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होगा। तो ये भी अनसैचुरेटेड क्लास है, ठीक है, ये भी अनसैचुरेटेड क्लास है। और इसमें भी इसकी पहचान क्या है कि कार्बन और कार्बन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक हो गया। बेंजीन का ये है कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, और ये प्लानर स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे पास यानी अल्टरनेटिवली 3 सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। वैसे ये जब बेंजीन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब जाके पता चलेगा कि डबल बॉन्ड होते हैं या नहीं होते। तो खैर इसके ऊपर, तो इसमें भी इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6, ये इसका फार्मूला होता है। ये सारे के सारे ना हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स को जब हम ऑक्सीडाइज कर दें, ठीक हो गया, इसके साथ कुछ और एलिमेंट्स शामिल हो जाए। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें कार्बन जो है वो क्या है, एसेंशियल है। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब है ये ज़रूरी है, ठीक हो गया, ज़रूरी है। अगर कार्बन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ठीक है, वो कार्बन है इसके अंदर। कार्बन के अलावा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ये हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन तो होंगे, ये तो मस्ट है, लेकिन साथ में अगर इसके अलावा, ठीक हो गया, यानी इनके अलावा सल्फर हो, हेलोजन हो, ठीक हो गया, या ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो, या कोई मेटल हो, या फास्फोरस हो, ठीक हो गया,
कुछ भी हो तो ये डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। डेरिवेटिव्स में आप डेरिवेटिव्स की क्लास एक अल्कोहल पढ़ते हैं, अल्कोहल। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी होती है। उसके अलावा आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पढ़ते हैं, ठीक है, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े होंगे, ठीक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, एसिड्स। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, एंड मैनी मोर, एंड मैनी मोर, ठीक हो गया, ये सारे के सारे ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनका लिविंग ओरिजिन नहीं होगा, ठीक हो गया। जो भी लिविंग ओरिजिन नहीं रखती, नॉन लिविंग ओरिजिन रखती है, वो हमारे पास क्या होंगे? इनऑर्गेनिक। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ाया जाता है आपको? इसकी डेफिनेशन में आपको पढ़ाया जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। तो खैर वो बात भी ठीक है, लेकिन हम इसमें ये कह दें कि एनीथिंग या एनी सब्सटेंस, ठीक हो गया, दैट हैज नॉन लिविंग ओरिजिन, ठीक हो गया। नॉन लिविंग ओरिजिन है किसी का तो वो इनऑर्गेनिक होगी, यानी जो लाइफ का पार्ट कभी ना रही हो, ठीक हो गया। इसमें बाकी तो सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें कार्बन के भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो आ जाते हैं वो कार्बोनेट्स हैं। जो कार्बोनेट्स हैं ये कार्बन के होते हैं, ठीक हो गया। कार्बोनेट आयन होता है एक CO3-2, ये एक आयन होता है। इस आयन के साथ कोई मेटल बैलेंस हो, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये लाइमस्टोन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइमस्टोन। अब ये जो लाइमस्टोन है इसमें भी कार्बन है, लेकिन ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, ठीक हो गया। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक हो गया। ये आमतौर पर मार्बल जो होती है, मार्बल उसको कहते हैं, ये मार्बल है। अच्छा, उसके बाद बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स। जो बाइकार्बोनेट्स वाला आयन होता है उसमें हाइड्रोजन यानी HCO3-1, ये वाला। अब इसमें जो कंपाउंड है, अच्छा इसमें एक और कंपाउंड होता है जो कार्बोनेट में है, वो है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट होता है। इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। अब इसमें भी कार्बन है, लेकिन ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। बाइकार्बोनेट आयन में आ जाता है हमारे पास ये NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या है? इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और वैसे आमतौर पर इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। अब ये इसमें भी कार्बन है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, ठीक हो गया। उसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आ जाते हैं, ठीक हो गया। या तो जगह लिखने की नहीं है, ऊपर लिख लेता हूँ। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, एक CO2 और एक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है? ये भी इनऑर्गेनिक है। उसके बाद कार्बाइड्स आ जाते हैं, कार्बाइड्स मेटल कार्बाइड्स होते हैं। इसमें दो तरह के कार्बाइड्स आपके सामने आते हैं, एक कैल्शियम कार्बाइड है Ca2C, ठीक हो गया, इसमें कार्बन के ऊपर -4 का चार्ज होता है। उसके बाद लिथियम कार्बाइड है Li4C, ये हमारे पास लिथियम कार्बाइड। अच्छा, अल्कलाई मेटल में सिर्फ लिथियम है जो कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं अल्कलाई मेटल्स में वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। तो लिथियम कार्बाइड उस रिजल्ट में आते हैं। यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -4। तो ये कार्बाइड जो है ये इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक को डिस्कस करना मकसद इस वजह से था क्योंकि हमने कुछ कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स बताने थे जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर है, तो हमने इस वजह से इनऑर्गेनिक को यहाँ पे डिस्कस किया। अब अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ आ जाएं तो इसकी हिस्ट्री में सबसे पहली जो थ्योरी हमारे सामने आती है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। जे बर्जीलियस जो है एक साइंटिस्ट था,
उसने एक 1810 के अंदर, ठीक हो गया, ये एक बिलीफ, एक थॉट था जो कि पेश किया कि हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में तैयार नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर इन लैब, कैन नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, यानी लेबोरेटरी में इसको तैयार नहीं किया जा सकता। अच्छा, लेबोरेटरी में हमने किस चीज़ से तैयार करना है? ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक सोर्स से हमने तैयार करना है, यानी एक इनऑर्गेनिक सोर्स से, जो इनऑर्गेनिक सोर्स होता है उस इनऑर्गेनिक सोर्स से आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नहीं तैयार कर सकते, ठीक हो गया। इसका ये मतलब है कि आपके पास एलिमेंट्स हो उसे आप तैयार कर दिखाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। ये बिलीफ जो था ये जे बर्ज़ेलियस ने दिया था। फिर उसके बाद फ्रेडरिक वॉलर आया जिसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, और इस थ्योरी को रिजेक्ट करके उसने कैसे रिजेक्ट किया? उसने ऐसे रिजेक्ट किया, अच्छा ये इंटेंशनली नहीं हुआ था, एक्सीडेंटली हुआ था, ठीक हो गया। तो एक्सीडेंटली कैसे उसने इसको रिजेक्ट किया? वो ऐसा कर रहा था कि हमारे जो सिल्वर साइनेट था, ठीक हो, AgOCN, उसको वो रिएक्ट करवा रहा था अमोनियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ, यानी ये क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ आ गया, जो OCN आयन था ये अमोनियम के साथ आ गया, तो यहाँ पे बना सिल्वर क्लोराइड और साथ में बना अमोनियम सायनेट, ठीक हो गया, ये बन गया। अब इस अमोनियम सायनेट को उसने क्या किया? अमोनियम सायनेट को फर्दर उसने हीट किया, ठीक हो गया, यानी उसने फर्दर अमोनियम सायनेट को क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद ये रीअरेंज हुआ, रीअरेंज होके इसने क्या बना दिया? H2NC डबल बॉन्ड O और NH2 ये बना दिया। अब ये क्या है? ये है यूरिया, ये है यूरिया। अच्छा, यहाँ से एक और बात भी मैं मज़े की बताता चलूँ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये और ये एक दूसरे के, अब ये इनऑर्गेनिक है, ये क्या है? ये एक इनऑर्गेनिक है और ये एक ऑर्गेनिक है, ठीक हो गया। ये कहाँ होता है यूरिया? ये यूरिन में होता है, यूरिन में, ठीक हो गया। तो ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स, यानी इनका केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो इस वजह से हम इनको आइसोमर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो आइसोमरिज्म का पहला फिनोमेना जो नजर आया था वो फ्रेडरिक वॉलर के उसमें आया था, यानी फ्रेडरिक वॉलर ने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक जब तैयार किया, यानी एक्सीडेंटली तैयार किया, और ये एक दूसरे के आइसोमर्स थे, तो यहाँ से आइसोमरिज्म का फिनोमेना भी सामने आ गया। अच्छा, यूरिया बनता कैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाती है और प्रोटीन को जब ब्रेक किया जाता है तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और वही अमाइनो एसिड्स जब लिवर में जाते हैं तो उसकी डीअमाइनेशन की जाती है, उस डीअमाइनेशन से अमोनिया बनता है। अमोनिया टॉक्सिक टू रिलीज होता है, तो फिर इस वजह से फिर क्या, उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में लिवर कन्वर्ट करता है यूरिया में। फिर उस यूरिया को वाटर के अंदर जो है वो डिजोल्व करके निकाला जाता है बॉडी से, तो वो यूरिन की फॉर्म में निकाला जाता है, यानी यूरिया का वाटर के अंदर जो सोल्यूशन होता है वो यूरिन होता है, ठीक हो गया। तो ये जो यूरिन है ये हमारी बॉडी से रिलीज आउट होता है। तो ये हमारे पास जो है वो फ्रेडरिक वॉलर की कंट्रीब्यूशन थी, जिसके बाद ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये रिजेक्ट हो गई, यानी इसने रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। और ये काम उसने एक्सीडेंटली किया था, ये एक्चुअली कर रहा था तो इस रीअरेंज हो गया, इसको नहीं पता था कि ये यूरिया में रीअरेंज हो जाएगा। तो उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है, पहले ये होता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लैब में तैयार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आई वो ये वाली थी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फिर उसके बाद आपकी बुक में एक चीज़ नहीं लिखी हुई जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस क्या होती है? जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को थोड़ा सा रीअरेंज करके या उसके अंदर थोड़ा सा
मॉडिफिकेशन करके जब आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो वो पार्शियल सिंथेसिस होता है। जैसे इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, वो ये है कि आपके पास है वेजिटेबल ऑयल। इस वेजिटेबल ऑयल के अंदर आप हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक हो गया, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और आपके पास क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है। अब ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वेजिटेबल ऑयल भी और वेजिटेबल घी भी, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे पार्शियल सिंथेसिस, ठीक हो गया। तो दिस वन इज नोन एज ठीक है, नोन एज पार्शियल सिंथेसिस। अच्छा, इसमें आप लिख लें, ठीक हो गया, ये आपके लिए ज़रूरी है कि पार्शियल सिंथेसिस क्या होती है। पार्शियल सिंथेसिस हम कहते हैं कि जब आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी आपने करनी है क्या, मॉडिफिकेशन, यानी उसको थोड़ा बहुत चेंज करना है और एक नया ऑर्गेनिक केमिकल बनाना है। वो नया जो बनेगा वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो हम इस चीज को क्या कहते हैं, इस तरीकाकार को क्या कहते हैं, पार्शियल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस क्या होती है, ये टोटल सिंथेसिस है, यानी आप टोटल एक इनऑर्गेनिक सोर्स इस्तेमाल करते हैं, उससे एक ऑर्गेनिक केमिकल बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस, ठीक हो गया। यानी इनऑर्गेनिक सोर्स होता है, इनऑर्गेनिक सोर्स, और उस इनऑर्गेनिक सोर्स से आप क्या बनाते हो, आप उसको कन्वर्ट करते हो ऑर्गेनिक सोर्स के अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टोटल सिंथेसिस कहते हैं, ठीक हो गया। यानी टोटली आपने वो किससे बनाना है, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाना है, तो हम इसको क्या कहेंगे, टोटल सिंथेसिस, ये टोटल सिंथेसिस कहलाएगी। अब इस टोटल सिंथेसिस में जो आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं इसको, तो वो एग्जाम्पल आपके पास सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से जो यूरिया का तैयार करना है, ये एक एग्जाम्पल है फ्रेडरिक वॉलर जो इसने कंट्रीब्यूट किया था। ये एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तैयारी होती है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की जो तैयारी होती है, हम इसको टोटल सिंथेसिस कह देते हैं।